बस यही सोचकर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोक प्रशासन का 7वां चैप्टर जिसका नाम है बजट शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पिछली कक्षा में हमने बात की बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और आज हम बात करेंगे बजट किस प्रकार पास किया जाता है। जी हाँ, पहले हमने बात की बजट तैयार किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था भाई सबसे पहले क्या होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ फॉर्म जिसमें 3 खाने होते हैं वो प्रत्येक विभाग के पास पहुँचाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग उस फॉर्म को भरकर उसमें उसको क्या है कैग के पास पहुंचा देता है, महालेखा परीक्षक के पास। वहां से उसकी जांच होती है, उसके बाद वित्त मंत्रालय के पास जाता है, फिर मंत्रिमंडल के पास जाता है। मंत्रिमंडल अपना अंतिम निर्णय देता है और कुछ राय देता है। तो वहाँ उसके बाद क्या होता है, वित्त मंत्री उसकी अंतिम रूपरेखा तैयार करता है। उसके बाद हमने कुछ बात की थी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, जिससे अनुदान किसे कहते हैं, अनुदान मांग क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, संचित निधि आकस्मिक निधि क्या होती है, और कुछ विभागीय स्थायी समितियों के बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने वो पिछली क्लास नहीं लगाई है तो वो क्लास ज़रूर लगाएं, तभी ये क्लास लगाएं, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और आपसे प्यारे बच्चों एक हम्बली रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे अपने जितने भी क्लासमेट हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उनके पास शेयर ज़रूर करें क्लास अपनी वीडियो को, क्योंकि वो कहते हैं ना, पड़ोसी जितन घर का हो या खेत का, अगर अच्छा हो तो काम ही आता है। ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने अपने क्लासमेट के साथ वीडियो शेयर करनी है, जरूर करनी है, बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी ये। तो आज हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बजट किस प्रकार पास किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बजट को पास करने के 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप पढ़े थे? 6 स्टेप, जिसमें हमने सबसे पहले बात की सबसे पहले क्या होता है, वित्त मंत्री के द्वारा क्या होता है, लोकसभा के अंदर बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट का पेश किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट था आम बहस, तीसरा था विभागीय समितियों के द्वारा जांच, और चौथा पॉइंट था अनुदान मांगों पर मतदान, और फिर 2 विधेयक थे, एक विनियोग विधेयक पास किया जाता है और उसके बाद वित्त विधेयक पास किया जाता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे भी किस प्रकार लोकसभा के अंदर संसद के अंदर बजट पास किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है बिल्कुल। तो आज शुरू करते हैं, भारत का बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो तैयार के बारे में किस प्रकार तैयार किया जाता है पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बजट किस प्रकार पास किया जाता है। क्या पढ़ेंगे हम? किस प्रकार पास किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे बजट कहाँ, किस संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, वह लोकसभा के अंदर 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा होता है जो उच्च सदन होता है, स्थायी होता है। स्थायी का मतलब उसका विघटन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 साल के बाद उनके 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। और लोकसभा होता है जो निम्न सदन होता है, लोगों का सदन होता है। ठीक है। तो लोकसभा के अंदर बजट को पेश किया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट को पेश। तो सबसे पहले तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, बजट है जो बजट को पेश कौन करता है? वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। और कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। तो आगे बात करते हैं, वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो एट प्रेजेंट वित्त मंत्री है हमारी, के द्वारा व्यवस्थापिका कह लो या संसद कह लो, एक ही बात है। ठीक है। व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेचर, और विधायिका होती है वो भी लेजिस्लेचर ही बोलते हैं उसको, एक ही मीनिंग है इनका, एक ही मतलब है। संसद बोल लो या पार्लियामेंट, विधायिका के अंदर जो बैठते हैं वो विधायक। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। विधायिका में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। बजट शब्द का अगर यहाँ से याद रख सकते हो, बजट का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, 1 वर्ष के वित्त का विवरण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, किसी निश्चित तिथि को वित्त मंत्री लोकसभा में अपना बजट भाषण देता है। क्या देता है? अपना भाषण देता है। और भाषण देने के बाद क्या होता है, और छपी हुई प्रतियां जो विभागों के द्वारा जो फॉर्म भरे गए थे, जो अनुमानित आय पिछले वर्ष की, आगामी वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा था, और जो सरकार की नीतियां हैं, जो वित्त मंत्री के द्वारा अंतिम रूपरेखा दी गई थी, जो भी उन्होंने बायोडाटा तैयार किया है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण का बोल सकते हैं या बजट तैयार किया है, उसकी कुछ कॉपियां, ठीक है, उसकी कुछ कॉपियां सभी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, उनको बांट दी जाती है। यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आगामी वर्ष आने वाले वर्ष की वित्त नीति
जो वित्त नीति होती है, पैसे की नीति, आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। मतलब इसी भाषण में क्या करता है वित्त मंत्री, वित्त नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। भाई हम सरकार की ये वित्त नीतियाँ होंगी और ये आर्थिक नीतियाँ होंगी, तो संसद सदस्यों तथा जनता को पता लग जाता है कि अगले वर्ष में सरकार कौन से करों में वृद्धि करना चाहती है और कौन सो में नहीं करना चाहती। तो इस भाषण से तो ये इंट्रोडक्शन देगा बजट का, भाई जो आगामी मतलब जो वर्ष में जो नीतियां हैं, जो काम होंगे उन पर इंट्रोडक्शन देगा, एक बजट का नॉर्मली सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन देगा। वहाँ पर इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो संसद के सदस्य हैं, जो भी संसद के सदस्य हैं, जो विधायक बैठे हैं वहाँ पर, और जो जनता है, ठीक है, और जो भी लोग हैं जनता है, उनको पता लगता है भाई सरकार आने वाले मतलब साल में क्या करेगी, क्या क्या उनकी पॉलिसियाँ होगी, क्या क्या उनके काम होंगे, कौन से वो करों में वृद्धि करना चाहती है, कौन से वो करों में मतलब टैक्स में वो कमी करना चाहती है, और किस प्रकार के उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है। उद्योग संरक्षण मतलब बचाओ, ठीक है, मतलब किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, उनका मतलब डेवलप करना चाहती है, विकास करना चाहती है। और सरकार का विभिन्न विभागों पर धन का व्यय, भाई देखो विभाग बहुत सारे होते हैं, शिक्षा का विभाग, कृषि का विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, जो प्रत्येक विभाग है, जो भिन्न भिन्न विभाग है, किस विभाग को कितना धन खर्च करने का किस प्रकार विचार है, मतलब किस विभाग पर वो ज़्यादा धन खर्च करना चाहती है, किस पर कम, वे शिक्षा पर ज़्यादा धन खर्च करना चाहती है, कृषि पर के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, किस विभाग में, किस मंत्रालय में धन खर्च करना चाहती है, उस पर विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, इस दिन बजट भाषण पर कोई विचार या वाद विवाद नहीं होता। सिर्फ वित्त मंत्री क्या है, एक इंट्रोडक्शन देता है, उसके भाषण पर उनके जो वो इंट्रोडक्शन देगा उस पर क्या होगा, वाद विवाद नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, राज्यसभा में इसको पेश कर दिया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, बजट का जो प्रस्तुतिकरण होगा मतलब पेश होगा, प्राकथन बोल सकते हैं, प्राकथन होगा, या अपने याद रखने के लिए बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन होगा बस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आम बहस। अब इस इंट्रोडक्शन पर क्या होगी, आम बहस होगी, मतलब बजट के ऊपर क्या होगी, उनकी नीतियों के ऊपर, उनके जो टैक्सेस के बारे में जो बात की गई है, जो भाषण में बात कही है, उन पर क्या होगा, आम बहस होगी, ठीक है। बजट पेश होने के कम से कम 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद उस पर सामान्य विवाद आरंभ होता शुरू हो जाता है, जिस पर 3-4 दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन ही लग जाते हैं, उन पर मतलब विवाद होता है, ठीक है। इस समय बजट के मुख्य सिद्धांतों, इसमें मुख्य सिद्धांतों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसकी आधारभूत नीति, जो उसकी बेसिक पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, उस पर क्या होता है, विचार होता है। इस समय संशोधन प्रस्ताव, संशोधन मतलब बदलाव, संशोधन मतलब संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, विवाद जरूर होगा, वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई जो बजट की जो नीतियाँ बनाई गई हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा उसमें संशोधन होगा, ठीक है, यहाँ संशोधन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सामान्य जो विवाद है दोनों सदनों में होता है, दोनों सदनों के अंदर ही क्या होता है, सामान्य वाद विवाद होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, बहस शुरू हुई, विचार विमर्श शुरू हुआ, लेकिन संशोधन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो तीसरा स्टेप है जो वो क्या है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच। अभी एक बात बताओ, अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो आप ये बताओ मुझे, विभागीय समितियों के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? अगर पता है तो बिल्कुल पूरा आपको पहले से ही आता है। तो देखो विभागीय समितियाँ क्या थी, हमने बात की थी भाई 1993 के अंदर 17 विभागीय समितियों की, स्थायी समितियों की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ, 2004 में 7 और विभागीय स्थायी समितियां जो उनको बनाया गया। और आपको जैसे कि पता है जो 8 विभागीय स्थायी समितियां हैं वो किसके अंडर आती हैं, राज्यसभा के लिए काम करती हैं, और जो बच गई 16 वो किसके लिए, लोकसभा के लिए काम करती हैं। और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 जिसमें शामिल होते हैं। तो यही विभागीय समिति है, इनका काम ही क्या है, जांच करना है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, इनका क्या रोल होता है बजट के अंदर। अगर बात करें बजट के अंदर तो बजट में इनका क्या रोल होता है, देखो बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3-4 सप्ताह, 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ, ठीक है, 1 महीना, तो 1 महीने के लिए स्थगित हो जाती है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक ले दिया जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक। 3 शब्द है, स्थगन, स्त्रावसान और विघटन। विघटन मतलब बिल्कुल लोकसभा का क्या हो गया, विघटन कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा चुने जाएगी सरकार, ठीक है। स्त्रावसान मतलब एक सेशन, जैसे सेशन होते हैं संसद में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सत्र मतलब सेशन, बजट स्तर, मानसून और उसके बाद शीत। जो बजट स्तर होता है वो चलता है फरवरी से मई तक,
और जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर तक, और जो शीत सत्र होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर। तो स्थगित हो जाता है कुछ, मतलब ये ब्रेक है ना, कुछ मिनट का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्थगित हो जाती है संसद, ठीक है। सदन क्या हो गया, स्थगित हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। इस ब्रेक के दौरान, तो जो ये ब्रेक है इस अंतराल के दौरान संसद की जो स्थायी समितियां हैं कितनी, 24, ठीक है। अनुदान की मांगों पर, अब अनुदान का आपको पता होगा, अनुदान मतलब ग्रांट, जो विभागों के द्वारा जो ग्रांट है, अनुदान मतलब आर्थिक सहायता बोल सकते हैं। अनुदान क्या होता है, एक आर्थिक सहायता होती है जो किसी काम को करने के लिए मांगी जाती है, ठीक है। तो एक ग्रांट है, जो ग्रांट की मांग है, जो अनुदान की मांग है आदि के विस्तार से पड़ताल करती है, मतलब जांच करती है। कौन, स्थायी जो विभागीय स्थायी समितियां हैं वो अनुदान मतलब ग्रांट की जो मांग है जो विभागों के द्वारा की गई है उनकी जांच करेगी। क्या जांच करेंगी, भाई जो मांग की गई है, जो पैसे की, जो ग्रांट की मांग की गई है विभागों के द्वारा, वो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, ठीक है। इसी समय में ये समितियां मंत्रालयों या विभागों, एक ही बात है कि क्षेत्रीय कार्यालयों, इनके कार्यालयों में जाती है, और अधिकारी जो क्षेत्रीय कार्यालय वहां पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर क्या करती है, अधिकारियों से मांगी हुई अनुदान, जो ग्रांट मांगे गए हैं, जो सहायता मांगी गई है पैसे की, उनकी उपयुक्तता और औचित्य की जांच के बारे में प्रश्न पूछती है। मतलब अधिकारियों से क्या करेगी, प्रश्न पूछेगी जो अनुदान की मांगे की गई है उनके बारे में, और इससे क्या डिस्कस निकालेगी, जो अनुदान है, जो ग्रांट है, वो ग्रांट की मांग की गई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। मतलब जांच का काम हो गया इनका मतलब महत्वपूर्ण। तो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ये, इस प्रकार जांच करके प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट को क्या है, संसद के जो दोनों सदन है उसमें विचार करने के लिए रख देते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, देखो जांच करना। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आम बहस हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब स्थगित होगी संसद 1 महीने के लिए, और 1 महीने के दौरान विभागीय समितियों के द्वारा मांगों की, अनुदान की, ग्रांट की जांच की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इसने रिपोर्ट पेश कर दी, इन समितियों ने, जो विभागीय समितियां, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की सदन के, मतलब दोनों सदनों के अंदर। अब क्या होगा, अब अनुदान है, जो ग्रांट है, उनकी मांग पर मतदान होगा। अब जो ग्रांट है उनकी जाँच होगी, वो सही है या गलत है। अब क्या हो गया, उन पर मतदान होगा, उन पर संसद कितनी सहमत है, किन किन मांगों को सहमत करती है और किन किन बातों पर अपनी असहमति प्रकट करती है, ठीक है। एक बात तो ध्यान रखेंगे, जो मतदान है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर होगा। जो अनुदान की मांग है उस पर मतदान सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है, राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। आगे देखो, समितियों की रिपोर्ट पेश करने के बाद अनुदान की मांग, अनुदान की मांग मतलब बजट का व्यय भाग, क्योंकि जो अनुदान है, जो ये आर्थिक सहायता है, ये किस लिए मांगी गई है, खर्च करने के लिए ही तो मांगी गई है। जो मतलब जो विभागों के जो काम है उनको पूरा करने के लिए धन की जरूरत होगी। अब उन धन को क्या करेंगे, खर्च ही करेंगे ना। तो यहाँ पर ये क्या है, बजट का खर्च भाग है, मतलब व्यय भाग है, खर्च करने वाला भाग है। तो अनुदान मांगों पर मतदान होता है। अनुदान की मांग एक प्रस्ताव के रूप में पेश की जाती है। किसके रूप में, एक प्रस्ताव के रूप में। देखो प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, देखो प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली लगा लो, जैसे एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा या कोई काम या कोई सुझाव पेश करता है, और इस इच्छा से करता है भाई जो दूसरा व्यक्ति या तो वो सहमति प्रकट करेगा या वो असहमति प्रकट करेगा, मतलब या तो वो राजी होगा या वो नहीं राजी होगा, तो वो होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो प्रस्ताव के रूप में पेश करती है। वह मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। देखो ये अनुदान की जो मांगे हैं वो एक मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, तो इसके बारे में तो प्रत्येक विभाग की एक एक करके प्रत्येक विभाग की जो मांगे हैं वो प्रस्तुत की जाती है, मतलब उनके सामने रखी जाती है, मतलब कह सकते हैं उन मतदान के लिए संसद में रखी जाती हैं। तो एक एक करके उन पर मतदान होता है। यदि प्रस्ताव पर बहुमत मिल जाए, मतलब वो पास हो गई, बहुमत मिल गया मतलब वो पास हो गई, ठीक है। तो पास हो गई तो जो वो मांग है वो क्या, किसका रूप ले लेगी, अनुदान का, मतलब ग्रांट का, ठीक है। किसका रूप ले लेगी, वो मांग है वो अनुदान ग्रांट का बन जाती है, अर्थात मांग कानूनी रूप से मान ली जाती है। मतलब जो उन्होंने विभाग ने जो ग्रांट मांगी थी, जो आर्थिक सहायता मांगी थी, वो मतलब संसद के द्वारा कानूनी रूप से मान ली गई। अब उनको वो ग्रांट मिलेगा, वो सहायता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद कानूनी रूप से मंत्रालयों को धन मिलता है, ठीक है। अब कानूनी रूप से इनको क्या मिलेगा, धन मिलेगा, मतलब ग्रांट मिलेगा, मतलब आर्थिक सहायता मिलेगी। यहाँ पर नोट में याद रखेंगे, अनुदान के लिए मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है।
प्रत्येक मांग पर मंत्रालयों के द्वारा बहुत सारी मांगी की जाती हैं। अब प्रत्येक मंत्रालय की एक एक करके प्रत्येक विभाग की मांग को रखा जाता है और वो मांग क्या होती है, बहुत सारी होती है और उन मांगों पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। कुछ मांगे ऐसे भी होती हैं जिन पर मतदान नहीं हो पाता, मतलब कह सकते हैं वाद विवाद नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 26 दिन का टाइम होता है, 26 दिन का, किसके लिए, अनुदान की मांग पर मतदान के लिए। अगर 26 दिन में ये पूरी हो गई तो ठीक है, लेकिन जो मांगों पर वाद विवाद होना बच गया तो उनको क्या है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो क्या है, उन पर सीधा मतदान करवाता है, जिसको बोलते हैं गिलोटिन। जो बची हुई मांगों पर सीधा मतदान के मतलब वाद विवाद किए बिना पास कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं गिलोटिन। ठीक है, याद रखना, गिलोटिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती के लिए, कटौती मतलब कम करना, कटौती मतलब कम करना, कम करने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। इन प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आप कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो जो अनुदान की मांगे हैं उनको कम करने के लिए, उनको कटौती रखने के लिए जो सदन में प्रस्ताव रखा जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव मतलब मोशन। ठीक है, अब देखो, अब जो ये कटौती प्रस्ताव है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रख सकते हैं बजट के अंदर? 3 प्रकार के। एक नीति कटौती प्रस्ताव मतलब पॉलिसी कट मोशन बोल सकते हैं, एक मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव, और एक होता है प्रतीक सांकेतिक, एक ही मतलब है कटौती प्रस्ताव या टोकन कट मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है, यहाँ से आप देख रहे हो एक शब्द है नीति। अगर किस संसद के सदस्यों को, देखो पहली बात तो याद रखना, जो ये तीनों प्रस्ताव है वो कौन रखेगा, विपक्ष रखेगा। कौन सामने रखेगा, विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ही क्या करेगा, उन जो ग्रांट है, जो मांगे हम अनुदान की मांगे हैं उन पर क्या करेगा, विरोध प्रकट करेगा, और उन विरोध प्रकट करने के लिए क्या करेगा, ये कटौती प्रस्ताव पारित करेगा। ठीक है, अब देखो पारित क्या करेगा, मतलब रखेगा, पारित हो जाए तो उसके बाद ये बात हो। अब देखो यहाँ से पहला है नीति कटौती प्रस्ताव, तो नीति का मतलब क्या हो गया, पॉलिसी। अब देखो अगर मांग की, जो विभाग के द्वारा कोई मांग की गई है अनुदान की, तो मांग की नीति पर, अगर उस मांग की पॉलिसी पर, उसकी नीति पर वो असहमति है, ठीक है, असहमति व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है, अगर इसके पास मतलब इसके पास होने से अनुदान की मांग में से प्रस्तावित राशि, जो राशि मांगी गई है उसको कर दिया जाता है कम। क्या कर दिया जाता है, कम। अगर विभाग के द्वारा जो मांग की गई है उसकी पॉलिसी पर, उसकी नीति पर विपक्ष को असहमति है, सहमत नहीं है, उन्हें लग रहा है वो कुछ ज़्यादा है या सही नहीं है उसकी पॉलिसी, तो वो क्या करते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव। अगर ये पास हो गया तो जो मांग है उसकी राशि क्या कर देते हैं, धनराशि कम कर देते हैं। उसके बाद है मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, यदि किसी विभाग के अनुदान मांग में से किसी एक मद या आइटम की राशि में कमी या समाप्ति की मांग की जाए, मतलब विभाग के द्वारा बहुत सारी मांगें की जाती हैं और उस मांग में से किसी एक आइटम पर असहमति हो, किसकी, विपक्ष की, तो वो कौन सा प्रस्ताव करता है, मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है, तो अगर यह पास हो गया, ठीक है, तो उसे मितव्ययता कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यदि प्रस्ताव पास हो गया तो मांग में से विशिष्ट राशि, जो आइटम है जिस पर इन्होंने विपक्ष ने विरोध प्रकट किया है, असहमति प्रकट की है, तो इस मद की, इस आइटम की जो मांग है, मांग की जो राशि है, उस विशिष्ट धनराशि को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये कौन सी होगी, मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। उसके बाद लास्ट है प्रतीक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कटौती बोल सकते हैं। ठीक है, टोकन कट मोशन। यह भारत सरकार की किसी दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से संबंधित होती है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाए। ठीक है, मतलब एक विरोध होता है ये पे 100 रुपये की कमी कर दी जाए, और ये किससे संबंधित होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व या बोल सकते हैं उत्तरदायित्व से। ठीक है, अब देखो, अब याद रखोगे ना, ये तीनों जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में अक्सर पूछ ली जाती है, कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं, आर्थिक कटौती प्रस्ताव या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं, किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा पेश की जाती है। ठीक है, जो अनुदान की मांगे हैं इनमें से अगर कुछ मांगों पर इन्हें विपक्ष को क्या है, विरोध प्रकट करना, असहमति है, तो उन राशि को कम करने के लिए ये कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। ठीक है, पास हो गए तो वो कटौती हो जाएगी, अगर पास नहीं हुए तो जैसे थे वो वैसे ही पास हो काम करेंगे। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं। अब देखो 4 पॉइंट हो गए, इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ पर आम बहस हुई, फिर उसके बाद क्या है, जो मांगे हैं, अनुदान की मांगे हैं, उन पर जांच की गई विभागीय समितियों के द्वारा। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जो अनुदान की मांग है उसमें उस पर क्या होगा, लोकसभा के अंदर मतदान हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ग्रांट है वो मान लिए गए हैं। अब देखो हमने पढ़ा था उससे मतलब इससे अगला पॉइंट क्या होगा, विनियोग विधेयक का पारित होना। अब विनियोग विधेयक की आप डेफिनेशन बताओ, अपने पिछले क्लास में पढ़ी है, क्या है विनियोग विधेयक की डेफिनेशन, याद करो बच्चों। क्या होता है, संचित निधि से अगर वित्त निकालना है, वित्त निकालने के लिए जो विधेयक संसद में पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रांट मान लिए गए, धनराशि है जो उनकी मांगे हैं वो मान ली गई। अब उनको निकालने के लिए किस विधेयक की जरूरत होगी, विनियोग विधेयक की। अगर ये पास होगा तो क्या होगा, अनुदान की मांगे है, ग्रांट तभी तो निकाल पाएंगे। संसद की अनुमति के बिना क्या वित्त निकाल सकते हैं संचित निधि से, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे, देखो विनियोग विधेयक है तो ये क्या हो गया, संचित निधि से पैसे निकालने के लिए जो ग्रांट माने गए हैं, जिन पर मतदान हुआ है, उन मांगों की जो धनराशि है, अनुदान है, उनको विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। जब ये पारित होगा तभी वो धनराशि निकाल सकेंगे। ठीक है, देखो यह भारत सरकार के किसी मांगों पर मतदान होने के बाद विनियोग विधेयक का अनुमोदन होता है। देखो क्या होता है, अनुमोदन। अनुमोदन को बोलते हैं हम इंग्लिश में अप्रूवल। क्या होता है, अप्रूवल। मतलब हम बोल सकते हैं प्रसन्नता प्रकट करना, या बोल सकते हैं जो इच्छा, जो मतलब पहले यहाँ पर जो रखी गई थी अनुदान की मांगों पर, उन पर क्या करना, सहमति प्रकट करना। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, सहमति प्रकट करेंगे। क्या करेंगे, सहमति प्रकट करेंगे। भाई जो ग्रांट हैं जो मान लिए गए हैं मतदान के माध्यम से, वो क्या है, उस पर हम क्या है, सहमत हैं, प्रसन्न। ठीक है, हम खुश हैं। तो यह विधेयक संसद में मतदान पर की हुई मांगों को कानूनी रूप देता है और उन के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने अनुमोदन दे दिया, मतलब सहमति दे दी, किस पर, अनुदान की मांगों पर, और उसको मिल गया कानूनी रूप। अब कानूनी रूप मिल गया तो प्रत्येक मंत्रालय है क्या है, भारत की जो संचित निधि है उससे धन निकालने का अधिकार मिल गया। अब वो धन निकाल सकता है। लोकसभा इस पर बहस करके इसे पास कर देती है, और स्पीकर मतलब अध्यक्ष, अगर आपसे पूछे लोकसभा के एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलोगे क्या, ओम बिड़ला। क्या बोलोगे, ओम बिड़ला। साथ में बोला करो बेटा, याद रहेगा। ठीक है, ओम बिड़ला। इसे धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र क्या है, दे देता है। इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। देखो क्या होता है, धन विधेयक एक होता है, वित्त विधेयक एक होता है, धन विधेयक। क्या होता है, एक वित्त विधेयक, एक धन विधेयक। आप सोच रहे होगे भाई दोनों एक ही होते हैं, वित्त का मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ धन होता है, लेकिन अलग अलग होते हैं। धन विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक अलग होता है। देखो मतलब बोल सकते हैं भाई धन विधेयक आर्टिकल 110 में है और वित्त विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 117 में। या हम बोल सकते हैं जो प्रत्येक जो वित्त विधेयक है, ये मतलब जो धन विधेयक है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अब कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका डिसीजन लेगा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो क्या लेगा, इसका डिसीजन लेगा। वही बताएगा भाई कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो यहाँ पर वो धन विधेयक का प्रमाण पत्र दे देता है। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा पर आप याद रखोगे, यहाँ पर राज्यसभा 14 दिन तक, कितने दिन तक बेटा, 2 सप्ताह, मतलब 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन से पहले अगर ये सहमति दे दे तो ठीक, अदरवाइज अगर ये 14 दिन तक अपनी सहमति दे मतलब नहीं दे तो ये पास हुआ माना जाता है। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा, राज्यसभा में जो विधेयक मतलब कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक। उसके बाद अब देखो यहाँ तक क्या हो गया, जो भी खर्च करना था सरकार को, जो भी उनकी नीतियाँ थी, जो भी उनकी विभागों की मांगे थी, जो ग्रांट थे, वो सब मान ली गई। मतलब यहाँ पर उनका खर्च करने वाला काम है जो कंप्लीट हुआ। अब खर्च तभी करेंगे ना तब जब सरकार के पास कुछ पैसा होगा, धन होगा। धन ही नहीं है तो वो क्या खर्च करेगा, घंटा। अब देखो वित्त विधेयक को पारित होना, ये क्या हो गया, ये जो बजट का मतलब आय, इनकम का भाग हो गया। किसका, इनकम का। यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर ये बात होगी बस सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से होगी। जैसे मतलब महत्व जो सरकार की इनकम है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, टैक्स लगा के, टैक्स के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर इसी पर बात होगी। देखो पढ़ते हैं इसमें, वित्त विधेयक का पारित होना।
विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सरकार वित्त विधेयक को पारित कराती है। ठीक है, देखो वित्त विधेयक में व्यय की पूर्ति जो खर्च किया करने वाली है, जो यहाँ पर खर्च करने की सहमति प्रकट की है, जो वो खर्च करने वाली है उसकी पूर्ति, खर्चा का मतलब खर्चे की पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था करती है। इस जो खर्च करने वाली है सरकार, उस खर्च को मतलब उस धन की पूर्ति उनको पूरा किन साधनों से किया जाए, ठीक है, उनकी व्यवस्था करती है। अब देखो यह बजट का आय वाला भाग है, मैंने बताया था ना, देखो आय वाला भाग है किसमें, इनकम, यहाँ इनकम की बात होगी। इसमें कर लगाने के लिए तरीकों पर विचार किया जाता है, किस पर, जो टैक्स है उनको लगाने के तरीकों पर विचार किया जाता है। देखो प्रतिवर्ष सभी करों पर मतदान नहीं होता। अब देख जो टैक्स लगाए जाएंगे उन पर भी तो बहस होगी, कौन से टैक्स सही है, कम है, ज़्यादा है, तो इन पे बहस होगी। तो कुछ टैक्स ऐसे हैं जो जिन पर प्रतिवर्ष मतदान मतलब वोटिंग नहीं होती, मतदान मतलब वोटिंग। कुछ कर स्थायी होते हैं और क्या, ऐसे करों का नियमन करने वाले कानून के उपबंधों के अंतर्गत कार्यपालिका उनकी दरों में समय समय पर परिवर्तन करती रहती। कौन, कार्यपालिका, ठीक है, उनमें परिवर्तन कम ज़्यादा। देखो आयकर तथा सीमा शुल्क, आयकर मतलब इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है ना उसे बोलते हैं आयकर, ठीक है, अपनी आमदनी के ऊपर। तो इनकम, आयकर और सीमा शुल्क मतलब एक राज्य स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे ही कोई सामान जाता है ना तो उस सीमा होगी, जो बॉर्डर है, बॉर्डर पार करने के बाद मतलब बॉर्डर पार करने का जो टैक्स होता है बॉर्डर सीमा शुल्क बोलते हैं उसको। आदि करों का निर्धारण, ठीक है, आदि करों का निर्धारण प्रतिवर्ष विधानमंडल के द्वारा, ठीक है, जैसे संघ मतलब सेंटर में यहाँ पे संसद बोल देते हैं, उसी प्रकार क्या है प्रत्येक राज्य में का अपना एक विधानमंडल होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, राज्यसभा से, विधान परिषद से और विधानसभा से। राज्यसभा अभिन्न अंग होता है और जो विधान परिषद है वो उसका उच्च सदन होता है और जो विधानसभा है उसका निम्न सदन होता है। तो ये हो गया विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भाई आय टैक्स के मतलब इनकम टैक्स मतलब आयकर या सीमा शुल्क कितना होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा, ठीक है। वित्त मंत्री की कराधान नीति मतलब जो टैक्स पॉलिसी होती है पर सामान्य विवाद होता है, ठीक है, विचार विमर्श होता है, बहस होती है। इसके बाद मामला प्रवर समिति के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति अपनी आलोचना और प्रस्तावों के साथ विधेयक को वापस लौटा देती है, ठीक है। और उस समय विधेयक की प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक मुद्दे पर वाद विवाद होता है। इसके बाद विधेयक को पारित करने के लिए रखा जाता है। बहुमत से विधेयक पारित कर दिया जाता है, मतलब पारित हो गया यहाँ पर, ठीक है, पारित हो गया। इसके बाद विधेयक राज्यसभा को सौंप दिया जाता है और दोनों सदनों में पास होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किए तो यहाँ पर क्या होगा, बजट कंप्लीट हमारा पास हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखो मोटे तौर पर समझो एक बारी दोबारा ध्यान से। देखो बजट तैयार हमने कल कर लिया था, कल वाली क्लास में। अब पास कैसे करना, देखो पास करने के 6 स्टेप हैं जो मेन है, ठीक है, 6 स्टेप हैं जो मुख्य हैं। सबसे पहले बजट का पेश होगा, वित्त मंत्री पेश करेगा, वहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पर बहस नहीं होगी, सिर्फ वो एक प्रकाश सा डालेगा बजट के ऊपर, ठीक है, मोटे तौर पर बताएगा। उसके बाद जैसे आम बहस होगी, फिर उस पर क्या होगी, वाद विवाद होगा, बहस होगी, यहाँ पर संशोधन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, जो मांग है, जो ग्रांट है मांगे गए हैं मतलब विभागों के द्वारा, उनके द्वारा जांच होगी। उसके बाद वो रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या होगा, जो अनुदान की मांगे हैं, जो ग्रांट है, जो आर्थिक सहायता है, जो विभागों के द्वारा मांगी गई हैं, उन पर वोटिंग होगी, मतदान होगा। अब जिस मांग पर मतदान मतलब बहुमत मिल गया, पास हो गई, वोटिंग में जीत गई, तो उसमें क्या होगा, अनुदान मतलब मांग को अनुदान मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अनुदान का जो मतदान का अधिकार है किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है। उसके बाद अगर अनुदान की मांगों पर अगर मांग है अनुचित लग रही है किसको, विपक्ष को, तो वहाँ पर वो 3 प्रकार की कटौती लेकर आता है, ठीक है, नीति कटौती, मितव्ययता और प्रतीक या सांकेतिक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक मतलब इस जो धन की अनुमति मिल गई है उस धन को निकालने के लिए कौन सा बिल लेकर आना पड़ता है, विनियोग विधेयक। देखो पहले ये नहीं आएगा, पहले ये आएगा, आगे पीछे मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस धन को जो अनुमति मिल गई है, जिस ग्रांट को, पैसे को, उसको निकालने के लिए क्या पारित करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक पेश करना पड़ेगा। अब विनियोग विधेयक पेश होने के बाद इसको पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, ये राज्यसभा में जाएगा जहाँ पर वो 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, जो खर्च का भाग है वो मतलब खर्चे करने का जो काम है सरकार की जो पॉलिसी है वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब किस पर चर्चा होगी, जो आय इनकम वाले मतलब सरकार की आय वाले भाग पर। तो वित्त विधेयक पारित होता है, वित्त विधेयक में टैक्स वगैरह पर बात होती है, या बोल सकते हैं सरकार ने जो खर्च निर्धारित किया है एक वर्ष में कितना करना है, तो उस पर क्या होगी, उसकी पूर्ति कैसे की जाए, उस खर्चे की किस प्रकार इनकम की जाए, सरकार इनकम बढ़ाई जाए सरकार की, उस पर बात होगी। किस प्रकार टैक्स लगाया जाए, किस चीज़ पर किस काम पर कितना टैक्स लगाना है। ठीक है, और अगर बात करें आयकर की या सीमा शुल्क की, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। तो इस प्रकार ये पास होकर किसके पास चला जाता है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देता है और बजट क्या हो जाता है हमारा पास। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, या आप फेसबुक के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। और अपने क्लास में मेट के साथ ज़रूर शेयर करें बेटा, हम्बली रिक्वेस्ट है। और एक क्वेश्चन बचता है हमारा यहाँ पर, जो बजट है, बजट के मुख्य सिद्धांतों के बारे में। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप खुद याद ना कर सको। अगर आप फिर भी चाहते हो मैं इसको कराऊँ, याद कराऊँ, तो कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी बचे हैं। तो अगर आप बोलते हो तो कमेंट में बता देना, मैं ये क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, कराना है या नहीं कराना तो अभी बताना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर। ओके बच्चों।